कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले एक बड़ा विस्फोट हुआ है भारतीय इतिहास में, लेकिन ये विस्फोट कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। इसकी खबर कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। मीडिया में सन्नाटा है, आरएसएस में सन्नाटा है, बीजेपी में सन्नाटा है। आपको याद होगा 2008 में एक वर्ड सामने आया था, कांग्रेस की जब सरकार थी मनमोहन सिंह की, भगवा आतंकवाद, जिसको लेकर आपत्ति जताई गई थी हिंदूवादी संगठनों के जरिए और सवालात खड़े हुए थे, क्योंकि जिस तरह से मुस्लिम आतंकवाद का जिक्र बार बार टीवी चैनल्स पर किया जाता था, उसके जवाब में कांग्रेस के कुछ और लीडरों ने, जब आरएसएस और संघ के लीडरों का नाम सामने आया था मक्का मस्जिद ब्लास्ट में, जब आरएसएस के कुछ लीडरों का नाम सामने आया था मालेगांव ब्लास्ट में, और उसके अलावा अजमेर ब्लास्ट में, तो उस वक्त एक वर्ड का इजाद हुआ था, भगवा आतंकवाद, जिसको लेकर के कई किताबें भी लिखी गई और जिस तरह के बयानात सामने आए। आज जो भारतीय राजनीति का बड़ा चेहरा बने हुए हैं, चाहे वो साध्वी प्रज्ञा हो, चाहे इंद्रेश कुमार हो, इन लोगों का नाम इसमें सामने आया था और सवालात खड़े किए गए थे आरएसएस के ऊपर। और फिर आरएसएस और संघ ने इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस को घेरा। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार आई, एसआईटी बिठाई और उसके बाद तमाम लोगों को बरी कर दिया गया। और उसके बाद आपने देखा कि 2019 में किस तरह से साध्वी प्रज्ञा को संसद बनाया गया भोपाल से। अब इस मामले में एक गवाह ने बाकायदा कोर्ट के अंदर एक एफिडेविट डाला है, बहुत तफसीली एफिडेविट है, बहुत डिटेल में एफिडेविट है, जिसमें उसने कई ब्लास्ट के प्लानिंग की, कई प्रशिक्षण कैंप के बारे में बाकायदा नाम लेकर के खुलासे किए हैं, नाम बताए हैं कि किस सन में किससे वो मिला, कहाँ पर प्रशिक्षण केंद्र चल रहा था जहाँ पर बम बनाने की उसको ट्रेनिंग दी गई और किन किन जगहों पर बम ब्लास्ट करने की योजना बनाई गई, 2014 इलेक्शन से पहले कहाँ कहाँ योजना बनाई गई, ये सारी चीज़ों का खुलासा बाकायदा उसने एफिडेविट में किया है। लेकिन शायद मीडिया या तो दिखाना नहीं चाहती या जानबूझ करके इस पर खामोश रह रही है। कहीं पर भी आपने देखा नहीं होगा कि इस पर कहीं बहस चल रही हो, बल्कि इस खबर को सिरे से गायब कर दिया गया है। बाकायदा न सिर्फ एफिडेविट दायर किया गया है उसके ज़रिए, बल्कि उसने एक बाइट भी दी है, एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसको मैं आपको दिखाऊंगा ट्रांसक्रिप्ट के साथ, हिंदी ट्रांसलेशन के साथ, और उसके साथ ही ये भी बताऊंगा अपने इस प्रोग्राम में कि किन किन बीजेपी के नेताओं का उसने जिक्र किया है, आरएसएस के नेताओं का उसने जिक्र किया है। उसने ये भी जिक्र किया है कि मोहन भागवत को उसने इसके बारे में बताया, लेकिन उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। थोड़ी सी बड़ी खबर है, लेकिन आप इस पर हमारे साथ बने रहिए आखिर तक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आरएसएस ब्लास्ट के वर्ष 2000 के दशक की शुरुआत में महाराष्ट्र में विस्फोट के कुछ ऐसे मामले सामने आए थे जहां हिंदू समुदाय के लोग आतंकी गतिविधियों से जुड़े थे। बाद में हैदराबाद की मक्का मस्जिद 2007, अजमेर शरीफ दरगाह 2007 और मालेगांव ब्लास्ट 2008 में हुए विस्फोट भी कथित तौर पर कट्टरपंथी दक्षिणपंथी समूहों के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए थे। इन्हें भगवा आतंकवाद कहा गया था। 2010 में तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कट्टरपंथ हिंदूवादी समूह की आतंकवादी गतिविधियों को भगवा आतंकवाद का नाम दे दिया था। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार पर विस्फोटों के संदर्भ में भगवा आतंकवाद का एक सनसनीखेज आरोप संघ के ही एक पूर्व प्रचारक ने एक हलफनामे में लगाए हैं। इसके बाद संघ को सांप सूंघ गया है और बोलती बंद हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार आवेदक यशवंत शिंदे लगभग 25 वर्षों से आरएसएस कार्यकर्ता थे और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे अन्य दक्षिणपंथी समूहों के साथ भी जुड़े थे। उन्होंने दावा किया है कि विस्फोट से 3 साल पहले विश्व हिंदू परिषद के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने उन्हें देश भर में विस्फोटकों को अंजाम देने के लिए चल रहे एक आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर में के बारे में बताया था। अपने एफिडेविट में शिंदे ने इस बात का जिक्र किया है कि जुलाई 2003 में उसके दक्षिण मुंबई के खेतवाड़ी इलाके में स्थित गोल देवुल गोल मंदिर में एक महत्वपूर्ण बैठक होने का संदेश मिला। उसने उस बैठक में शामिल होने का दावा किया है। एफिडेविट में बताया गया है कि वहां केवल 2 लोग वो थे जो आरएसएस के सदस्य थे और महाराष्ट्र प्रांत के वीएचपी नेता मिलिंद परांडे के सहयोगी थे।
इन दोनों ने आवेदकों को बताया कि बहुत जल्दी ही एक बम बनाने का प्रशिक्षण आयोजन होने जा रहा है। उसके बाद देश के स्तर पर बम विस्फोटों को आयोजित करने की योजना है। उन्होंने इस बात का प्रस्ताव आगे रखा कि उसे देश के ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में विस्फोटक की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वह बेहद अचंभित था, लेकिन अपने चेहरे पर उसे जाहिर नहीं होने दिया और हल्के तरीके से पूछा कि क्या ये 2004 के लोकसभा तैयारी के मकसद से किया जा रहा है। उन्होंने उसका उत्तर नहीं दिया। 4 और 5 अप्रैल 2006 को दरमियानी रात में हुआ नांदेड़ बम विस्फोट कुछ सालों के अंतराल में महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में हुए 3 धमाकों में से एक था। अन्य 2 विस्फोट परभाणी 2003 और पूर्णा 2004 में हुए थे। अदालत में उन सभी व्यक्तियों को पहले ही बरी कर चुकी है जिन पर मस्जिदों में बम फेंकने का आरोप था। शिंदे मामले में अभियोजन पक्ष के गवाह नहीं हैं, लेकिन उनका दावा है कि वे आखिरकार आगे आए हैं क्योंकि वो अब और चुप नहीं रह सकते। शिंदे का कहना है कि मैंने पिछले 16 साल मोहन भागवत समेत आरएसएस के हर नेता को आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मनाने में बिताए हैं। मेरी फरियाद पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं अदालत के सामने वे सब कुछ पेश करने के लिए तैयार हूं जो मैं इतने लंबे अरसे से जानता हूं। हलफनामे में इंद्रेश कुमार को कुछ ज्यादा ही टारगेट किया गया है। शिंदे के हलफनामे में दावा किया गया है कि इंद्रेश कुमार ने उनसे कुछ लड़कों की भर्ती करने और जम्मू ले जाने को कहा था, जहां उन लोगों को आधुनिक हथियारों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग मिलने वाली थी। वीएचपी की राज्य स्तरीय बैठक थाने में हुई। यहां कुछ युवकों को जम्मू ट्रेनिंग कैंप के लिए चुना गया। थाने सम्मेलन में शिंदे और बाकी युवकों का परिचय वीएचपी के नेता हिमांशु पानसे से कराया गया। हिमांशु उनमें से 7 लड़कों और यशवंत शिंदे को जम्मू ले गए। वहां इन्होंने हथियारों की ट्रेनिंग दी। नमस्कार, मी यशवंत शिंदे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा मी 1995 साली जम्मू काश्मीरला प्रचारक होतो। अनेक वर्ष बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद आणि संघाचं काम पाहिलं। अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या घेऊन कामं केली। 2006चा जो नांदेडला बॉम्बस्फोट झाला त्या प्रकरणात मी काल 29 ऑगस्ट हजर राहून मला या प्रकरणात साक्षीदार करावे म्हणून माननीय न्यायालय, विशेष न्यायालयाला विनंती केली। न्यायालयाने माझा अर्ज स्वीकार केला आणि सरकारी वकील तसेच बॉम्बस्फोट खटल्यातील जे कोणी आरोपी आहेत त्यांच्या वकिलांना नोटीस बनवली आहे, दिली आहे आणि पुढच्या महिन्यात 22 दिनांकला माझ्या काल सादर केलेल्या कथनावरती त्यांचं काही ते त्यावरती मत मांडतील। 2006 साली झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणात मुळात जे आरोपी पकडले गेले आहेत ते मैदानातील आहेत। मूळ आरोपी ज्यांनी प्लॅन रचला, कट रचला, ते अजून बाहेरच मोकळे फिरत आहेत। तपास यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांनीच मूळ आरोपींना हात नाही लावून आणि बाहेर मोकळे सोडलेले आहे। त्यातला मूळ आरोपी आहे मिलिंद परांडे, जो आज दिनांकला अखिल भारतीय विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय संघटक आहे, जो 2003-04च्या सुमारास महाराष्ट्राचा संघटक होता। त्यानेच भाजपकडून सुपारी घेऊन 2003ला बॉम्बस्फोट करण्यासाठी तरुणांना ट्रेनिंग देण्याचं काम हाती घेतलं होतं आणि 2004च्या लोकसभा होण्याआधी देशभर अनेक ठिकाणी बॉम्बस्फोट होऊन। तो आपने देखा ये जिस तरह के आरोप सारे लगाए जा रहे हैं, इस पर अनीस अहमद हैं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने एक हल्का छोटा सा एक बयान दिया है, इसको भी सुन लीजिए। आरएसएस के एक कार्यकर्ता ने नांदेड़ कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया है और उस एफिडेविट में बहुत ही चौंकाने वाली बात उसने कही है।
उसने बहुत बड़े बातें एक्सपोज की हैं आरएसएस के बारे में, जिसमें ये बताया गया है कि संघ परिवार के लोग, जिसमें आरएसएस हो, वीएचपी हो, ये लोग इंडिया के अलग अलग जगहों पर जो है टेरर ट्रेनिंग दिया करते थे, जिसमें नौजवानों को लेके जाकर टेरर मॉड्यूल्स के ट्रेनिंग दिए जाते थे। और इसका मकसद ये था कि इंडिया के अंदर अलग अलग जगह ब्लास्ट किए जाएँ। हर कोई जानता है कि इससे पहले भी जो है आरएसएस संघ परिवार और उसके नेशनल लीडर्स का नाम ऐसे इंसिडेंट्स में आया है, जैसे समझौता एक्सप्रेस हो, अजमेर ब्लास्ट हो, या फिर मक्का मस्जिद ब्लास्ट हो, मालेगांव ब्लास्ट हो, इसमें इनका नाम आया था। चार्जशीट्स में भी आरएसएस के लीडर्स का नाम आया गया था। लेकिन हम देखते हैं जैसे यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट आती है 2014 के बाद, उन्होंने एनआईए के थ्रू और एजेंसीज के थ्रू इन केसेस को पूरी तरीके से डाइल्यूट किया गया। यहाँ तक आया था कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर उन पर प्रेशर डाल के लाइट होने के लिए कहा गया था। तो उस वजह से आरएसएस को कम्प्लीटली इस केस से जो है एस्केप किया गया। अब वैसी एक गलती वापस नहीं होनी चाहिए। अब एक आरएसएस का खुद कार्यकर्ता जो 25 साल से आरएसएस में, वो खुद आकर कहता है कि आरएसएस के लोग ऐसे इन्वॉल्व थे, और उसने जाकर मोहन भागवत से भी कहा था कि ऐसा ऐसा एक्टिविटीज चल रहा है। यानी आरएसएस की टॉप लीडरशिप जानती थी कि ऐसे एक एक्टिविटी संघ परिवार के अंदर चल रहा है जो देश के अंदर टेरर फैलाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर ज़रूरत है कि एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एनआईए के नाम से इन्वेस्टिगेशन नहीं, क्योंकि एनआईए कॉम्प्रोमाइज एजेंसी है। यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट जुडिशियली मॉनिटर्ड एक इन्वेस्टिगेशन होने की ज़रूरत है, ताकि जो ओरिजिनल फैक्ट्स है और आरएसएस का टेरर में जो रोल है, उस रोल पब्लिक के सामने उसको क्लियर किया जाए। तो देखा आपने जिस तरह से आरएसएस प्रचारक का बयान भी आपने सुना, और उसके साथ ही अनीस अहमद ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं ये भी आपने सुना। और आपको याद होगा 2008 का पूरा केस, उस वक्त किस तरह से हंगामा हुआ था, और बीजेपी के आने के बाद किस तरह से इन केसेस को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, और उसमें जिस तरह से एसआईटी से पूरी जांच कराने के बाद इनको पूरी तरह से इस केस से निकाल दिया गया। तो जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से कितनी बड़ी साजिश रची जा रही है। और जब इस तरह के धमाके देश में हुए हैं तो उस मामले में मुसलमान लड़कों को, नौजवानों को उठाया गया है, 14-14, 15-15 साल जेल में रखा गया। लेकिन एविडेंस ना होने की वजह से कई केसों में ये देखने में आया कि उनको छोड़ दिया गया 90% केसेस में। लेकिन 10% केसेस ऐसे हैं जिसमें बेगुनाहों को सज़ा भी हुई। शुक्रिया। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।